स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस का। मैंने भी कुछ देर पहले कैंपस रोड पीके पे कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं वो अपलोड किए हैं खुद ही टाइप करके, इंपॉर्टेंट है, और एक दो बातें थी जो कि मैंने पहले नहीं बताई हुई लेक्चर में, तो वो मैंने वहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो चीज़ें यहाँ पे जो है चूँकि टाइम कम होता है उसकी वजह से नहीं बता पाता, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, तो वहाँ पे एक्टिव रहा करें, ठीक है। और एक एमसीक्यू पोस्ट किया मैंने, और इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन बताई है मैंने वहाँ पे, और उसी के कमेंट के नीचे भी एक दो बातें मैंने बताई हैं। तो बहरहाल आज भी कुछ इस तरह से चीज़ें शेयर करूँगा। स्टूडेंट्स आज का चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सी लैंग्वेज का, आज का और कल का, जो हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। चैप्टर 11 और चैप्टर 12 ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं सी लैंग्वेज के, और जब बोर्ड का आपका पेपर होता है तो बोर्ड के हवाले से भी इन दोनों चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है, इंपॉर्टेंट है दोनों। इसी में प्रोग्रामिंग जो है वो सही आपको समझ आएगी, इसी से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसका नाम है डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स। डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स। अब ये डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स क्या है इसको समझ लें ज़रा। इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली इज़ अ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। हमने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, जो हमारा प्रोग्राम है, जितनी भी लाइंस का है, चाहे वो 10 लाइंस का है, 15 लाइंस का है, 20 लाइंस का है, 100 लाइंस का है, जितना भी हमारा प्रोग्राम है वो किस तरतीब से एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, एग्जीक्यूशन का फ्लो क्या है, टॉप टू बॉटम होता है। अमूमन हम ये देखते हैं, याद रखिएगा एमसीक्यू भी है कि प्रोग्राम का जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है टॉप टू बॉटम होता है। टॉप टू बॉटम से मुराद है सबसे पहले ये जो लाइन लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। इस चीज़ को कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर की 3 टाइप्स हैं। टॉप टू बॉटम तो एक अप्रोच है ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की, लेकिन इसके अंदर भी हमारे पास 3 इसकी टाइप्स हैं। नंबर 1 पे हमारे पास सीक्वेंस स्ट्रक्चर होता है, सीक्वेंस स्ट्रक्चर। नंबर 2 पे हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है, और नंबर 3 पे लूप स्ट्रक्चर होता है। अब सीक्वेंस स्ट्रक्चर पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक चैप्टर नंबर 10 तक जितना भी हमने पढ़ा, जो प्रोग्राम्स एक दो मैंने आपको यहाँ करवाए भी, वो सारे के सारे सीक्वेंस स्ट्रक्चर में आते हैं। सीक्वेंस स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि प्रोग्राम जो है वो एक ऑर्डर में, एक तरतीब में, एज इट नेम सजेस्ट सीक्वेंस मीन्स ऑर्डर, तो एक ऑर्डर में, एक तरतीब में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। इसे ऐसे स्ट्रक्चर को हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। लाइक ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो जो लाइन पहले लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, एंड सो ऑन, एट द एंड जाके प्रोग्राम हमारा खत्म होगा। लेकिन दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इसको हम डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। यही इस चैप्टर का नाम है, डिसीजन कंस्ट्रक्ट। हमने बेसिकली इस चैप्टर में ये दूसरे वाला जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है यही पढ़ना है, इसी को डिस्कस करना है। अच्छा, अब ये क्या है? ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम अपने प्रोग्राम की तरतीब जो है वो खराब कर देते हैं, मतलब सीक्वेंस जो चल रहा होता है उसको छेड़ देते हैं। कैसे और क्यों? हम खुद डिसाइड करते हैं। इसे डिसीजन क्यों कहते हैं, डिसीजन मेकिंग इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हम खुद डिसाइड करते हैं, खुद सेलेक्ट करते हैं, इसलिए सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। हम खुद सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स, और कौन सी एग्जीक्यूट नहीं होनी, डिपेंडिंग ऑन अ सर्टेन कंडीशन। यानी हम कंडीशन लगा देते हैं और हम ये कहते हैं कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर तुमने ये चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे लग गई। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है तो आपने जो है वो गूगल पे ये चीज़ सर्च करनी है, और अगर नहीं है तो फिर आपने खुद से इसके ऊपर जो है किसी से पूछ लेना है इसके बारे में। तो मैंने एक कंडीशन लगाई है, मैंने कहा अगर ये काम है, आपके पास ये फैसिलिटी है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप ये करें, वरना फिर ये करें। तो ये जो है ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम खुद डिसाइड करते हैं कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है और कौन सी नहीं होनी। वैसे इसकी बेसिक बातें थी ये, और ये आपको पता भी है। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे लूप स्ट्रक्चर होता है। ये हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 12 में डिस्कस करेंगे, जो कि कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिलेक्शन स्ट्रक्चर को देखें। सिलेक्शन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होती हैं वो 2 हैं, एक है इफ़ स्टेटमेंट और दूसरी है स्विच स्टेटमेंट। अच्छा, अब इसमें मोस्टली बच्चे ये समझते हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये 2 नहीं है, ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ़ ये भी स्टेटमेंट्स हैं। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि स्टेटमेंट एक ही है, इफ़ एक स्टेटमेंट है, दूसरी स्टेटमेंट है स्विच। अब ये जो इफ़ स्टेटमेंट है इसको हम 3 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी कैन यूज़ दिस इफ़ स्टेटमेंट विद द 3 वेज, फॉलोइंग 3 वेज। नंबर 1 इज़ इफ़, नंबर 2 इज़ इफ़ एल्स, एंड नंबर 3 इज़ इफ़ एल्स इफ़। इफ़ जो है इसको 3 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। एक है इफ़ सिंपल इफ़, दूसरा है इफ़ एल्स,
और तीसरा है इफ़ एल्स इफ। इससे क्या मुराद है कि इसकी आगे से 3 शाखें या ब्रांचेज हम ये कह सकते हैं। तो हैं 2 स्टेटमेंट। आपसे पूछा जाए सिलेक्शन स्ट्रक्चर की कितनी स्टेटमेंट्स हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो वो 2 ही स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ़ और स्विच। अब ये जो इफ़ है, सिंपल इफ़, इसको डिस्कस करते हैं। इसको देखें ज़रा, सिंपल इफ़ जो है इसको देखें। सिंपल इफ़, इसमें सिर्फ हम इफ़ यूज़ करते हैं। ये सिंपल इफ़ जो है ये वन वे डिसीजन मेकिंग कहलाती है। वन वे डिसीजन मेकिंग, सिंपल इफ़ वन वे डिसीजन मेकिंग। वन वे डिसीजन मेकिंग से मुराद ये है कि मैं कंडीशन लगाता हूं और मैं कहता हूं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम करना है, बस इतना मैंने कहा। मैंने ये नहीं कहा कि कंडीशन फॉल्स है तो फिर क्या करना है। मतलब इसमें हम ट्रू केस बताते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर ये काम करना है, लेकिन अगर फॉल्स है तो क्या करना है वो मैं बताया ही नहीं। तो इसलिए इसको कहते हैं वन वे डिसीजन मेकिंग। जैसे मैं आपको कहता हूं कि अगर आपके पास इंटरनेट होगा रात को तो मैं वहां पे लाइव आऊँगा, तो आपने वो लेक्चर देखना है। अब मैंने ये क्या ट्रू केस बताया, सिर्फ अगर इंटरनेट होगा तो लाइव आप मेरा लेक्चर देखेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे। मैंने उसको कोई दूसरा उसका वे नहीं बताया। फॉल्स अगर होती है कंडीशन तो फिर क्या करना है वो बताया ही नहीं। इसे इफ़, सिंपल इफ़ कहते हैं। इसके प्रोग्राम बुक में मौजूद भी हैं। फॉर एग्जांपल अब हम इस इफ़ को लिखते कैसे पहले वो समझें, फिर एक प्रोग्राम भी करवा देता हूँ। सिंपल हमने इसको लिखना होता है इफ़ एक कीवर्ड है, याद रखना है। इफ़ इज़ अ रिजर्व्ड वर्ड और कीवर्ड। इफ़ जो है इसके आगे हम लगाते हैं कंडीशन, ठीक है। ये ऑन कीजिएगा मुनव्वर, ये मेरी तरफ कर, माउस भी देखो। रहने दो, बुक अगर ओपन नहीं हो रही तो वही कर दो, कैंपस डॉट वो खोल दो जहाँ पे बच्चों के कमेंट्स हैं वो मुझे दिखा दो। अच्छा, इफ़, और ये इफ़ की बॉडी बना देते हैं। इफ़ लिखने के बाद, इफ़ एक कीवर्ड है, इफ़ लिखने के बाद आगे हम कंडीशन लगाते हैं, और अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर इस बॉडी में जो हमने स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखी होंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा, वरना इस बॉडी में ही नहीं आएगा। ये इसका सिंटेक्स है सिंपल इफ़ का। यानी इफ़ के आगे हम लगाते हैं कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो इस बॉडी में जो लिखा है उसको एग्जीक्यूट करो, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर क्या करना है वो हमने बताया नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली इस बॉडी में नहीं जाएगा, और नीचे अगर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं तो उनको एग्जीक्यूट उसने करना ही करना है। ये होता है सिंपल इफ़, ठीक है। अब देखें, अगर कंडीशन ट्रू है, फर्ज करते हैं कंडीशन ट्रू है, तो क्या करेगा, इस बॉडी में आएगा, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, फिर बाहर आएगा और इन स्टेटमेंट्स को चलाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट्स तो एग्जीक्यूट होनी है, यहाँ पे तो उसने आना ही आना है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो इस स्टेटमेंट इन ये बॉडी में आए बगैर उसने यहाँ पे आ जाना है, तो इनको फिर एग्जीक्यूट कर देना है। तो ये होती है हमारी सिंपल इफ़। अच्छा, अब इसमें एक बात आपने समझनी है कि जब भी हम कंडीशन लगाते हैं सी लैंग्वेज में, यहाँ पे जो कंडीशन लगी होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो मेमोरी में एक नंबर रिटर्न करता है, वो है 1, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो मेमोरी में नंबर रिटर्न करता है 0। यानी कंडीशन के ट्रू होने पे मेमोरी में 1 जाता है और कंडीशन के फॉल्स होने पे मेमोरी में 0 चले जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये थी सिंपल इफ स्टेटमेंट। दूसरे नंबर पे है इफ एल्स। सिंपल इफ के बाद हमारे पास आती है इफ एल्स, ठीक है। इफ एल्स जो है वो टू वे डिसीजन मेकिंग है, यानी इसमें हम ट्रू भी बताते हैं और फॉल्स भी बताते हैं। टू वे डिसीजन मेकिंग, इफ एल्स। अच्छा, क्या है जी क्वेश्चन, ये माउस दीजिएगा। वालेकुम सलाम हमज़ा सर, तबीयत कैसी? शुक्र अल्लाह का, बेहतर हूँ कल से। ड्राइव में कर दिया करें एमसीक्यूज़ वगैरह। अच्छा, मैं ना क्योंकि वहाँ पे पोस्ट करने का मकसद ये होता है कि वहाँ पे ही डिस्कशन हो जाए, ठीक है। तो वैसे मैं कोशिश करूँगा कोई एक फ़ाइल भी वहाँ पे अपलोड कर दूँ, जैसे मैंने पास्ट पेपर्स अपलोड किए थे। तो मैं लिखने का मकसद ये होता है, मेरे जहन में आते रहते हैं कैट के एमसीक्यू, जैसे जैसे आते हैं मैं वैसे वैसे पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। तो टाइम नहीं मिलता यहाँ से जाके, तो लैपटॉप में पड़े हुए हैं, फ़ाइल भी मौजूद है, लेकिन वो जैसे जैसे जहन में आते हैं मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कोई फ़ाइल भी अपलोड कर दूँ यहाँ पे, अगर ना हो सके तो उसकी इमेजेस जो है यहाँ पे अपलोड कर दूँ, या फिर उसे ड्राइव पे करके आपको लिंक दे दूँगा, ठीक है। अच्छा, टू वे डिसीजन मेकिंग जो है इसमें हम ट्रू भी बताते हैं और फॉल्स भी बताते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि भाई अगर कंडीशन ट्रू है तो ये करो, और अगर नहीं है तो फिर क्या करना है हम वो भी बताते हैं। इसका सिंटेक्स होता है सिंपल इफ़ लिखते हैं, आगे कंडीशन लगाते हैं,
अच्छा, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये रूल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, सुन ले ज़रा ध्यान से। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जिनके आगे सेमीकोलन आता है और कुछ के आगे सेमीकोलन नहीं आता, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब किन स्टेटमेंट्स के आगे आता है और किन स्टेटमेंट्स के आगे नहीं आता, ये ज़रा समझ लें। अब बच्चों को याद करवाया जाता है कि इस स्टेटमेंट के आगे नहीं आता, इसके आगे नहीं आता, इसके आगे नहीं आता, बाकी सब के आगे आता है। तो याद करने से बेहतर है हम उसका कॉन्सेप्ट समझें, उसकी डेप्थ में जाएं। जब हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट ये समझना है आपने, जिस स्टेटमेंट के नीचे बॉडी मौजूद होती है, जैसे ये स्टेटमेंट है, इसकी ये नीचे बॉडी है, ठीक है, जिस स्टेटमेंट के नीचे बॉडी मौजूद होती है उसके आगे सेमीकोलन नहीं आता। जिस स्टेटमेंट के नीचे बॉडी है उसके आगे सेमीकोलन नहीं आता। अब आपको याद है मेन फंक्शन हम लिखते थे, उसके आगे कभी सेमीकोलन नहीं लगाया। इफ़ मैंने इससे पहले भी लिखा था, उसके आगे सेमीकोलन नहीं है, ठीक है। जिसकी बॉडी नहीं है उसके आगे हम सेमीकोलन जरूर लगाते हैं, जिसकी बॉडी है नीचे जरूर, ताकि कंपाइलर को पता लगे स्टेटमेंट यहाँ एंड नहीं हुई, नीचे वाला जो हिस्सा है वो इसकी बॉडी का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, अब इफ़ क्या है कंडीशन, उसी तरह से सेमीकोलन नहीं लगाना, उसकी बॉडी बनानी और उसके बाद लिखना है आपने एल्स, और एल्स के बाद आपने फिर उस एल्स की बॉडी बनानी है। अब एल्स के आगे भी सेमीकोलन नहीं आना, और याद रखना है एल्स के आगे कभी भी कंडीशन नहीं आती, कंडीशन हमेशा इफ़ के आगे आती, एल्स के आगे कभी कंडीशन नहीं आती, ठीक है। अच्छा, इफ़ के आगे कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो भाई ये करो, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर इसमें नहीं आएगा, डायरेक्ट एल्स में आ जाएगा। यानी एल्स की बॉडी ने तब एग्जीक्यूट होना है जब इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि भाई अगर आपके पास इंटरनेट है तो आपने लाइव लेक्चर मेरा सुनना है, और अगर नहीं है तो फिर क्या करना है, फिर मैं बताता हूँ कि फिर आपने क्या करना है, रिकॉर्डेड लेक्चर जब आपके पास इंटरनेट होगा बाद में, तब आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लीजिएगा। तो मैंने ट्रू केस भी बताया और फॉल्स में क्या करना है वो भी बताया, इसलिए इसको टू वे डिसीजन मेकिंग कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब तीसरी जो इफ स्टेटमेंट, जो तीसरा तरीका है इसको यूज़ करने का, वो होता है इफ़ एल्स इफ़। ये मल्टी वे डिसीजन मेकिंग हम इसे कह सकते हैं, मल्टी वे, मतलब इसके अंदर बहुत सारी जो है वो कंडीशन, बहुत सारे वेज हैं। इफ एल्स इफ, इसमें क्या होता है, हम लिखते हैं इफ, उसके आगे लगाते हैं कंडीशन, फिर इफ की बॉडी बनाते हैं, यहाँ स्टेटमेंट्स लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं एल्स इफ, एक और कंडीशन, फिर एल्स इफ की बॉडी, फिर एल्स इफ, फिर कंडीशन, फिर इसकी बॉडी, और फिर लास्ट पे हम एल्स लिख देते हैं। अच्छा, अब ये कैसे वर्क करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो, वरना फिर ये चेक करो क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर ये काम करो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये करो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसे करना। मतलब हम कंडीशन लगाई जाते हैं, एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ करके हम कहते हैं कि भाई अगर ऐसे होगा तो तुम ये कर लेना, वरना फिर ये चेक कर लेना कैसा है, अगर ऐसे है तो फिर ये कर लेना। मतलब जैसे मैं क्लास में स्टूडेंट को कहता हूँ कि बेटे ऑफिस में जाना, वहाँ पे ग्लास अगर आपको मिलता है तो मेरे लिए पानी ले आना, लेकिन अगर वहाँ नहीं मिलता तो आप अपना जो फ्लोर मैनेजर है उससे पता कर लेना, उसके पास ग्लास होगा। अगर वहाँ नहीं मिलता आपको तो आपका जो कोऑर्डिनेटर है क्लास का उससे आप पता कर लेना। तो मैं मुख्तलिफ कंडीशंस बताई जा रहा हूँ, इनमें से जो भी कंडीशन ट्रू होगी वहाँ से वो ग्लास ले लेगा, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि अगर कहीं से भी ना मिले, अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएं, तो फिर जो है वो क्या करना, फिर ऐसा करना कैंटीन से मेरे लिए पानी की बोतल ले आना। तो मैंने ये कह दिया कि भाई इतनी मैंने कंडीशंस बता दी, और मैंने कहा अगर कोई भी ट्रू नहीं है तो फिर लास्ट वाला काम कर लेना। तो यहाँ पे एल्स ऐसे ही वर्क कर रहा है जैसे मैंने लास्ट वाली बात बताई है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती तो एल्स के पास तो नहीं ना आएगा, अगर उसे कहीं से ग्लास मिल जाता तो पानी की बोतल क्यों लाएगा। अगर उसे कहीं से ग्लास नहीं मिलता, मतलब अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स हों, तब वो एट द एंड एल्स पे आता है। अच्छा, काशान का क्वेश्चन है सर, अगर इफ़ में कंडीशन लिखनी ही ना हो, अगर ये क्या लिखा है आपने, ये दोबारा लिखे मुझे समझ नहीं आ रही, अगर इफ़ एम एस कंडीशन लिखा ही ना हो क्या हो, ये दोबारा कमेंट करें, मुझे समझ नहीं आई क्या कह रहे हो। अच्छा, तो इफ़ कंडीशन एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ हम लगाई जाते हैं और एट द एंड हम एल्स कर देते हैं, तो अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो लास्ट पे एल्स में आएगा, और लास्ट पे एल्स लगाना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई है कि लास्ट पे एल्स लगाना ज़रूरी नहीं है, यानी हो सकता है कि मैं सारे इफ़ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ कंडीशंस लगाऊं, लास्ट पे एल्स ना लगाऊं, ठीक है। एंड वाला केस मैंने नहीं लिखना तो हो सकता है मैं ना लगाऊं, तो कोई मसला नहीं है, एंड पे एल्स लगाना ज़रूरी नहीं है। और एक बात इससे पहले मैंने क्या बताई थी कि एल्स के आगे कंडीशन नहीं आती, देखें एल्स के आगे कंडीशन नहीं लगी, अगर लगानी है तो एल्स इफ़ लिखना पड़ेगा, एल्स इफ़, ठीक है, एल्स इफ़ लिखना पड़ेगा, ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया हमारा मल्टीवे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। आज के जो एमसीक्यू हैं कुछ मैंने उसके अंदर टेक्निकल और कुछ पास्ट पेपर्स के
मैंने एमसीक्यूज ऐड किए हैं, तो आपने उनको अच्छी तरह से देखना है। मैंने कुछ प्रोग्राम्स ऐड किए हैं, मुझे आप लोग कह रहे थे प्रोग्राम्स करवाएं, तो प्रोग्राम्स मैंने ऐड किए हैं, तो प्रोग्राम जो है वो उसके अंदर ऐड है, तो वो डिस्कशन में इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम चूँकि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे प्रोग्राम करवा के उसको समझाना वो ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे प्रोग्राम की आउटपुट निकालना ज़रूरी है, ठीक है। एक बात, एक चीज़ होती है कंपाउंड स्टेटमेंट, एक तो हमने पढ़ी थी ना परसों, बल्कि कल पढ़ी थी कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। वो असाइनमेंट स्टेटमेंट थी, मतलब ये वाली प्लस इक्वल लग जाए, मल्टीप्लाई इक्वल लग जाए, माइनस इक्वल लग जाए, डिवाइड इक्वल लग जाए, ये वाली नहीं, ये तो कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। एक होती है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, मोर देन वन स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखी हो अगर बॉडी के अंदर, फंक्शन की बॉडी हो, किसी इफ की बॉडी हो, एल्स की बॉडी हो, एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखी हो तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इफ की बॉडी बनाता हूं और यहां पे मैं कंडीशन लगाता हूं, ठीक है, और इस कंडीशन मैं कहता हूं इफ की बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो चलनी है, कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है। कंपाउंड से मुराद एक से ज्यादा स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट है, लाइक प्रिंट एफ। मैं भी इसकी एग्जांपल भी आपको देता हूं। तो फिर ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं, ये जो डेलीमीटर्स हैं, ये लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप नहीं भी लगाते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं, देख लें जल्दी से। एक प्रोग्राम करते हैं इवन ऑड वाला, ठीक है। आपको ज़रा प्रोग्राम जो आप कह रहे थे कि वो उसका भी थोड़ा सा जो आपके लूप होल्स हैं प्रोग्राम को समझने में, जो कॉन्सेप्ट्स में अगर थोड़ी मसले हैं तो वो भी क्लियर हो जाएंगे प्रोग्राम के, और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो बात भी समझ आ जाएगी। अच्छा, ऊपर हेडर फाइल्स नहीं मैं लगा रहा, डायरेक्ट वॉइड मेन से स्टार्ट कर रहा हूँ। वॉइड मेन, अब एक नंबर हमने लेना है यूज़र से और उसे बताना है कि इवन है या ओड है, ठीक है। तो नंबर हम ले लेते हैं एक वेरिएबल बी के अंदर हम नंबर ले लेते हैं, और प्रिंट एफ में यूज़र को मैसेज शो करते हैं एंटर नंबर, एंटर नंबर, और स्कैन एफ में %b करके इस तरह से नंबर गेट कर लेते। अब कंडीशन क्या लगेगी, इफ अगर b का हम मोड लें, b का मोड लें किससे, 2 से, जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो 2 पे मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाते हैं। जब भी हम उनको 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 ही आएगा, जितने इवन नंबर्स हैं आप करके देख लें। तो मॉडुलस का ऑपरेटर में क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर, और रिमाइंडर 0 कब आता है, जब नंबर पूरा डिवाइड हो जाए। तो कौन से नंबर पूरे डिवाइड होते हैं, इवन सारे के सारे डिवाइड हो जाते हैं। तो कंडीशन ये मैं लगा रहा हूँ कि अगर b का हम मोड लें 2 से और वो इक्वल आ जाए 0 के, इफ b मोड 2, डबल इक्वल लगाया मैंने क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे गलत हो जाएगा, हम कंपेयर कर रहे हैं। तो फिर क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ इवन, यानी नंबर जो तुमने एंटर किया वो इवन है, एल्स। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जाहिर सी बात है अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हुआ फिर वो ओड होगा, तो फिर प्रिंट एफ में लिख दो प्रिंट एफ ओड, और ये वॉइड मेन की बॉडी क्लोज कर। अब अगर आप गौर करें, मैंने ना इफ की बॉडी बनाई है ना एल्स की बॉडी बनाई, क्यों, क्योंकि ना तो इफ की बॉडी में कंपाउंड स्टेटमेंट थी ना एल्स की बॉडी में कंपाउंड स्टेटमेंट है, एक एक ही स्टेटमेंट्स है, तो पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती तो पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी हो जाना था, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, तो पैरेंथेसिस आप लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं अगर मैं लगा भी देता हूँ तब भी ठीक है, और अगर नहीं भी लगाता हूँ तब भी ठीक है। किस केस में, इस केस में, क्योंकि इस प्रोग्राम में एक ही स्टेटमेंट है जो बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट करवानी है, मैंने एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है। अच्छा, एक बात समझ लें, अगर मैं इफ की बॉडी में, मतलब इफ क्या कोई भी कंडीशन लगाता हूं और इसकी बॉडी में 2 स्टेटमेंट्स लिख देता हूं, लेकिन मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाई, तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है कि अगर मैं इफ की बॉडी बनाई नहीं मैंने, मतलब कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाई और 2 स्टेटमेंट्स लिख दिया, मेरे मुताबिक ये दोनों इसकी बॉडी में है, तो क्या होगा, तो कंपाइलर सिर्फ इफ के नीचे जो एक स्टेटमेंट लिखी है इसको कंसिडर करेगा इफ की बॉडी में। वो समझेगा कि बॉडी नहीं लगी हुई तो सिर्फ यही एक ही है स्टेटमेंट इफ के अंदर, इसको वो बॉडी से बाहर कंसिडर करेगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। दोबारा बता रहा हूं, अगर इफ की बॉडी मैंने नहीं बनाई और 2 स्टेटमेंट्स लिखी हैं
तो जो पहली वाली स्टेटमेंट है सिर्फ वो उसी को कंसीडर करेगा इफ़ की बॉडी के अंदर, इसको इफ़ की बॉडी से बाहर कंसीडर करेगा। लेकिन अगर मैं पैरेंथेसिस लगा देता हूँ तो फिर वो इन दोनों को इफ़ की बॉडी के अंदर ही कंसीडर करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन क्या सर, अगर इफ़ के आगे ब्रैकेट्स में कोई कंडीशन ना लिखें तो क्या एरर? हाँ जी, एरर आएगा। अगर इफ़ का एक ब्रैकेट खाली है तो फिर एरर आता है। ठीक है, ये एक सिंटैक्स एरर भी है। अच्छा, ये हो गया हमारा इफ़ एल्स इफ। ठीक है जी। एक होता है नेस्टेड इफ। एक इफ की बॉडी में दूसरी इफ की बॉडी लगा देना, इसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या है कि मैंने इफ की बॉडी बनाई, इफ कंडीशन, ये इसकी बॉडी बना दी और अंदर एक और इफ लगा दिया, उसकी भी बॉडी बना दी। इसे कहते हैं नेस्टेड इफ। हम कई जगहों पे इसको भी यूज करते हैं। अच्छा, हम ऐसा भी कर सकते हैं, इफ कंडीशन, इफ कंडीशन। आप बल्कि इसका मुझे जवाब दें। हाँ, ज़रा दोबारा बता रहा हूँ, देखें ज़रा। मैंने लिखा इफ, एल्स इफ नहीं लिखा, एल्स इफ नहीं लिखा। वो तो मैंने बताया था ना, एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ करके आप कंडीशंस लगाई जाएं। हम ऐसे भी लगा सकते हैं, इफ कंडीशन, फिर दूसरा इफ लगा दी, उसकी भी कंडीशन लगा दी। ठीक है, फिर एंड पे मैंने लिख दिया एल्स और इसकी बॉडी बना दी। अच्छा, अब मुझे बताएं, इफ की कंडीशन, फिर एक इफ, एल्स इफ नहीं लगाया, इफ कंडीशन, फिर इफ कंडीशन और लास्ट में मैंने एल्स लगा दिया। अच्छा, मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है और ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो क्या एल्स एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? एल्स कब एग्जीक्यूट होता है? एल्स कब एग्जीक्यूट होता है? जब ऊपर सारी कंडीशन फॉल्स हो। किस केस में? इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ लगाई जाए और लास्ट पे एल्स लगा दें। अगर ऊपर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने नहीं चलना, लेकिन अगर सारी फॉल्स हैं फिर उसने चलना ही चलना। लेकिन इस केस में मुझे बताया, मैंने एल्स इफ नहीं लिखा, मैंने लिखा इफ, फिर इफ लिखा, फिर यहाँ एल्स लिखा। ये कंडीशन ट्रू हो गई है ऊपर वाली, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है नीचे वाली, क्या एल्स चलेगा? इसका आंसर मुझे दें, ठीक है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे क्या लॉजिक है। ठीक है, अब स्विच स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये जो एल्स है ये भी एक कीवर्ड है, ठीक है, एल्स भी कीवर्ड है और इफ भी कीवर्ड है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है जी स्विच स्टेटमेंट। स्विच भी एक कीवर्ड है, SWITCH, ये भी एक कीवर्ड है। अच्छा, हमजा ने कहा है नहीं होगा, रिमशा ने कहा है नहीं एग्जीक्यूट होगा, मदीहा ने कहा है नहीं होगा, अहमद ने भी कहा है नहीं होगा, उशना शाह ने कहा है होगा। ठीक है, और बाकी बच्चे बताएं, फिर मैं बताता हूँ। रिमशा ने अब कह दिया होगा, रिमशा ने पहले कहा था नहीं होगा, अब इसने क्या होगा। सैरिश ने भी कहा होगा, हमजा ने आंसर दे दिया है, मोहम्मद रह गया, निमरा रह गई है, रिदा भी रह गई है। मदिया ने कहा सर अगर फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू होगी तो वो सेकंड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मतलब आप कह रही हैं कि अगर ये ट्रू हो गई तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एक बात समझ लें, कमेंट करना छोड़ के एक दफ़ा ये सुन लें। पहले मैं देखो शान कह रहा है एल्स जब तक नहीं चलेगा जब तक सबसे ऊपर वाली इफ़ कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। अच्छा, हमजा कह रहा नहीं होगा, मैंने अब देखा गौर से। क्या देखा जी गौर से? अच्छा, मोहम्मद साहब कह रहे हैं होगा। जहाँ जहाँ कंडीशन लगी हो वो टेस्ट ज़रूर होती है, ये कॉन्सेप्ट समझ लें ज़रा। चाहे एल्स इफ लिखा हो मैंने या सिंपल इफ लिखा हो, जहाँ कंडीशन लगी है टेस्ट ज़रूर होनी है। ऊपर वाली ट्रू है या फॉल्स है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे वाली अगर कोई कंडीशन लगी है टेस्ट ज़रूर होनी है। ठीक है। अच्छा, ये जो मदीहा ने बात की है उसको समझा रहा हूँ, देख लें। इफ़ अगर ट्रू होती है ना, इफ़ अगर ट्रू होती है, नीचे भी एक कंडीशन लगी है, इसने चेक ज़रूर होना है, टेस्ट ज़रूर होना है। जितनी कंडीशंस हैं वो टेस्ट ज़रूर होती हैं। ठीक है। एल्स जो होता है लास्ट पे उसका ताल्लुक होता है बाकियों के साथ, बाकी जहाँ कंडीशन है उसमें टेस्ट ज़रूर होना होता है। अच्छा, सर अगर फर्स्ट वाली रिमशा ने कहा जी लास्ट वाले इफ़ का एल्स चलेगा, फर्स्ट ट्रू होगी तो बॉडी में जाएगा,
अच्छा, रिमशा ने जो अब आंसर दिया है ये बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब ये समझे ज़रा, देख लें, अब वहाँ पे कमेंट करना छोड़ के इधर ध्यान करें ज़रा। ये जो इफ़ है ना, इफ़ ये अलग है, इसके नीचे कोई एल्स नहीं लगा हुआ, इस इफ़ के नीचे कोई एल्स नहीं है, ये अलग चीज़ है, ठीक है। इसका नीचे किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक हो गया। ये ट्रू हो या फॉल्स हो, इसका नीचे किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसके नीचे कहीं एल्स नहीं लगा हुआ। अच्छा, ये जो इफ़ है ये एक नया इफ़ शुरू हुआ है और इसके नीचे जो एल्स है इस इफ़ का इस इफ़ के साथ ताल्लुक है, ये एक है, ये एक है, ठीक है। ये ट्रू हो या फॉल्स हो, नीचे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना, ट्रू होगी तो स्टेटमेंट चल जाएगी, नहीं होगी तो नहीं चलेगी। अच्छा, इस एल्स का ताल्लुक अपने से ऊपर वाले इफ़ के साथ है, अगर ये फॉल्स है तो ये इफ़ चलेगा। इसका आंसर है कि इफ़ ये जो एल्स है एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि ये फॉल्स हो गया, इसका ताल्लुक इस इफ़ के साथ है। हाँ, अगर मैंने ये लिखा होता, इधर देखें जरा, अब मैंने लिखा होता अगर इफ़ कंडीशन बॉडी फिर एल्स इफ़ फिर कंडीशन फिर बॉडी और फिर एल्स एंड पे लिखा होता। अब अगर वही केस देखें, अगर ये ट्रू हो जाता है और ये फॉल्स हो जाती है तो इसने नहीं चलना, क्योंकि इसका ताल्लुक इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। अब क्योंकि इसके नीचे मैंने एल्स इफ लगाया, तो एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ करते जाएंगे तो लास्ट पे जो एल्स है वो तब एग्जीक्यूट होगा जब ऊपर सारे ही फॉल्स हैं, एक भी ट्रू नहीं हुआ, तब उसने चलना है। इस केस में बात हो रहा है ये इफ अलग है, ये इफ जो है इसका ताल्लुक है इस एल्स के साथ, ठीक है। ये एमसीक्यू आपने ध्यान में रखना है। ओके, तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो बता दें मुझे, आ गई है तो तब भी बता दें। स्विच स्टेटमेंट देख लें जी। स्विच स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती है जो इफ़ एल्स इफ का अल्टरनेटिव है। इफ़ एल्स इफ जो हम बार बार कंडीशन लगाते हैं ना, कंडीशन कंडीशन कंडीशन, उसका अल्टरनेटिव कह सकते हैं कुछ हद तक। इसके आगे हम लिखते हैं, इसमें लिखते हैं हम स्विच, उसके आगे लगाते हैं हम एक एक्सप्रेशन या कोई वेरिएबल लिख सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल भी लिख सकते हैं। इफ़ की स्विच की एक दफ़ा ही बॉडी बनाते हैं और एक दफ़ा इसको एंड कर देते हैं, ठीक है। हमजा कह रहा है क्लियर है, काशान भी कह रहा है क्लियर है, मोहम्मद कह रहा है रिपीट कर दें, अहमद भी कह रहा है क्लियर। देखिए, इफ़ जो है ना, इफ़ जो यहाँ मैंने लिखा था इफ़, वो अलग था क्योंकि उसके नीचे मैंने कहीं एल्स नहीं लिखा, उसके नीचे नया इफ़ शुरू हुआ था और उस इफ़ का नीचे एल्स था। तो इस नीचे वाले एल्स ने तब चलना था जब इसके ऊपर वाला इफ़ फॉल्स होता, ठीक है। जबकि इफ़ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ में क्या केस होता, क्या काम होता है कि ऊपर अगर सारे ही फॉल्स हैं तब लास्ट वाले एल्स ने चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा था इफ़ फिर इफ़ और फिर एल्स, तो नीचे वाला जो इफ़ था उसका ताल्लुक था एल्स के साथ, एल्स का सबसे ऊपर वाले इफ़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, ठीक है। ओके, स्विच एक्सप्रेशन या वेरिएबल और उसके बाद एक दफ़ा इसकी बॉडी बनाते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ लिखते हैं केस, ये भी एक कीवर्ड है, स्विच केस भी एक कीवर्ड है। इसके आगे लिखते हैं वैल्यू 1, पहली वैल्यू, फिर आगे आपने लगाना है कोलन, याद रखना है केस के आगे कभी भी सेमी कोलन नहीं आता, कोलन आता है। फिर हम लगाते हैं स्टेटमेंट सेमी कोलन, फिर हम लगाते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, ये ब्रेक भी एक कीवर्ड है, ब्रेक भी एक कीवर्ड है, साथ साथ मैं कीवर्ड्स बताता जा रहा हूँ आपको। फिर दूसरा केस इसी तरह से केस वैल्यू 2 दूसरी वैल्यू कोलन स्टेटमेंट सेमी कोलन ब्रेक, फिर एंड पे इसी तरह से केसेस लगाई जाए और ब्रेक करी जाए और एट द एंड लास्ट पे हमने लिखना होता है डिफ़ॉल्ट, इसके अंदर इस बॉडी के अंदर ही स्विच की जो बॉडी है इसको यहाँ एंड कर देते हैं, लास्ट में लिखना होता है डिफ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्ट के आगे भी उसी तरह से कोलन और इसके अंदर भी स्टेटमेंट और डिफ़ॉल्ट के लास्ट में ब्रेक लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और स्विच की बॉडी क्लोज। अब इसको समझें जरा ध्यान से। स्विच के आगे कोई एक्सप्रेशन या जो वेरिएबल है, ठीक है, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन या वेरिएबल है वो या तो करैक्टर टाइप का हो सकता है या वो इंट हो सकता है, फ्लोट नहीं हो सकता। फ्लोट होगा तो एरर आ जाएगा, एरर आएगा, याद रखना है, एरर आ जाएगा, कंपाइलर डिटेक्ट करेगा, ठीक है। और ये एक रन टाइम एरर होगा क्योंकि इलीगल ऑपरेशन है, सिंटैक्स एरर नहीं होगा, रन टाइम एरर होगा। स्विच के आगे जो वेरिएबल है एक्सप्रेशन है वो करैक्टर या इंट टाइप का हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। अच्छा, अब वो क्या करता है, वो देखता है कि यहाँ जो वेरिएबल लिखा हुआ है उसकी वैल्यू क्या ये है जो पहले केस में लिखी हुई है। अगर वैल्यू मैच होती है, अगर वैल्यू मैच
हो जाती है तो इस केस के नीचे जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट होने के बाद नीचे जो ब्रेक स्टेटमेंट लगी हुई है, ब्रेक स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमारे प्रोग्राम को उधर ही खत्म कर देती, रोक देती है, आगे जाने नहीं देती। रेस्ट ऑफ द लाइंस विल बी स्किप्ड। तो केस के आगे जो वैल्यू है इसको इसके साथ मैच करेगा, अगर मैच होती है तो स्टेटमेंट को चला के ब्रेक पे आके प्रोग्राम एंड कर देगा। इससे हमारा टाइम बचता है। अभी मैंने क्या बताया था पीछे, इफ एल्स इफ में जहाँ जहाँ कंडीशन लगी हो वो टेस्ट ज़रूर होती है, तो वो टाइम ज़ाया हो रहा है। क्योंकि ऐसा केस जब हमें पता है कि एक कंडीशन ट्रू हो जाए, नीचे वाली को एग्जीक्यूट ही ना करे, ठीक है, जब हमें पता है कि एक स्टेटमेंट के ट्रू होने पे बाकियों को वो एग्जीक्यूट ही ना करे, तो फिर हमारे लिए स्विच स्टेटमेंट बेहतर है, हमारा टाइम बच जाता है, ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम है, देखें अच्छा, तो वॉइस चेक करें हो गई है ठीक। अच्छा जी, तो स्विच में क्या होता है कि एक केस ट्रू हो गया, उसकी वैल्यू मैच हो गई, तो वो उसको उधर ही टर्मिनेट कर देगा प्रोग्राम को, प्रोग्राम उधर ही रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरे केस की वैल्यू को टेस्ट नहीं करेगा, ये आगे कहीं पे भी नहीं जाएगा। अच्छा, अब फ़र्ज़ कर लें पहले केस की वैल्यू फॉल्स हो गई। जब पहले केस की वैल्यू फॉल्स हो जाती है, जब पहले केस की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तो वो अगले केस पे जंप कर जाएगा, मतलब केस टू केस जंप करता रहेगा, केस टू केस आगे जाता रहेगा। ठीक है, हो गई है वॉइस, ठीक हो गई है। ये आपकी तरफ से कोई इशू था, यहाँ से कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो केस टू केस जंप करेगा। अगर पहला केस फॉल्स है तो अगले केस पे जाएगा, अगले केस की वैल्यू चेक करेगा। फ़र्ज़ करते हैं अगला केस भी फॉल्स है तो फिर अगले केस पे जाएगा, केस टू केस जंप करता जाएगा और चेक करेगा कौन से केस की वैल्यू ट्रू है। इसमें भी अगर सारे केसेस की वैल्यू फॉल्स है, अगर सारे केसेस जो हैं उनकी वैल्यू मैच नहीं होती, तो एंड पे डिफ़ॉल्ट में आएगा। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐसे ही काम कर रहा है जैसे लास्ट पे एल्स काम करता था, डिफ़ॉल्ट में आएगा और इसकी स्टेटमेंट को चला देगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एंट्री टेस्ट का, सुन लें, बुक में भी मेंशन है। वो क्या है, अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट को ओमिट कर दें, ब्रेक स्टेटमेंट खत्म कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर केस ट्रू है या फॉल्स है, उसने सारी स्टेटमेंट्स को चला देना, शुरू से लेकर एंड तक सबको चला देना, ठीक है। अच्छा जी, काशान कह रहे जी फ्लोट इलीगल क्यों है सर? फ्लोट इसलिए इलीगल है क्योंकि फ्लोट के अंदर पॉइंट के बाद भी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अब पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं उनमें फ़र्क होता है। जैसे आप कैलकुलेटर में मैथमेटिक्स में जब आप सोल्व करें तो कई लोगों का 2.769 आंसर आ रहा होता है, कुछ लोगों का 2.78 आ रहा होता है, ये थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो वैल्यू 2.769 भी वही है, 2.78 भी वही है, तकरीबन मतलब 0.001 का फ़र्क है, तकरीबन तो वैल्यू वही है। लेकिन अगर हम इसके अंदर यूज़ करेंगे तो वो अगर ये थोड़ी सा तजाद आ गया वैल्यूज़ में, थोड़ा सा फ़र्क आ गया, वो उसको ट्रू ही नहीं करेगा, तो हमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो मैथमेटिक्स में आप सोल्व करते हैं पॉइंट के बाद लोगों के जो है वो 3-4 डिजिट्स के बाद आंसर जो है वो हमेशा मैच नहीं होते। तो यही मसला है, इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए उन्होंने इसको इस्तेमाल ही नहीं करवाया स्विच के अंदर, उन्होंने इसको इलीगल करार दे दिया, ठीक है। क्योंकि इसमें वैल्यू मैच करनी, कंडीशन नहीं है। इफ़ वगैरह में तो हम कंडीशन लगाते हैं, इसमें कंडीशन नहीं लगाते, वैल्यू मैच होती है, वेरिएबल की वैल्यू केसेस की वैल्यूज़ के साथ मैच होती है, ठीक है। तो ये बात जो मैंने बताई याद रखनी है। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट को ओमिट कर दें, ओमिट का मतलब होता है खारिज कर देना, अगर हम निकाल दें तो जो नीचे कोई केस जो है वो जब ट्रू होगा उसके नीचे जितने भी केसेस हैं वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगे बगैर केसेस को टेस्ट किए, सारे के सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से डिफ़ॉल्ट के बाद स्टेटमेंट और इसके बाद अगर ब्रेक स्टेटमेंट लगाएं तब भी ठीक है, ना भी करें वैसे भी प्रोग्राम हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है। तो ये थी हमारी स्विच स्टेटमेंट। अच्छा, लास्ट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बाद एमसीक्यूज़ जो है वो हम करेंगे। लास्ट टॉपिक है जी कंडीशनल ऑपरेटर। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 9 के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि यूनरी ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, जिनको एक ऑपरेंड चाहिए, उसकी एग्जांपल मैंने दी थी इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और लॉजिकल नोट। जबकि बाइनरी ऑपरेटर में मैंने तमाम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, तमाम रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ये सारे के सारे बाइनरी हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जो टर्नरी ऑपरेटर है वो कंडीशनल ऑपरेटर होता है, जो हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। तो आज अब वो हम पढ़ने लगे। कंडीशनल ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन मार्क से, और इसके लिए इसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि इसको 3 ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमने 2 वे डिसीजन मेकिंग पढ़ी थी, इफ एल्स।
जिसमें हम बताते हैं भाई अगर कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो, अगर नहीं है तो फिर ये काम कर दो, ठीक है। तो इसका अल्टरनेटिव है कंडीशनल ऑपरेटर। मतलब इसमें भी हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, अगर ट्रू है तो बताते हैं ये करो, अगर नहीं है तो फिर ये करो। इसका सिंटैक्स ये होता है, हम कंडीशन लिखते हैं ब्रैकेट में, उसके आगे लगाते हैं ये कंडीशनल ऑपरेटर यानी क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम ट्रू स्टेटमेंट लिखते हैं, ट्रू स्टेटमेंट यानी इस कंडीशन के ट्रू होने पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। उसके बाद हम लगाते हैं कोलन, कोलन लगाना, फिर हम बताते हैं फॉल्स स्टेटमेंट, फिर आगे सेमी कोलन, एट द एंड सेमी कोलन ही लगाना, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसके पास नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसके पास आएगा। यानी कंडीशन के ट्रू होने पे कोलन से पहले वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोलन के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सर अगर हमें वैल्यू रॉन्ग है और हमने डिफ़ॉल्ट के आगे भी कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी तो क्या आउटपुट आएगी? तमाम वैल्यूज़, हाँ अगर तमाम केसेस ट्रू हैं, तमाम केसेस अगर फॉल्स हैं, यही कह रहे हैं ना आप? हाँ, अगर तमाम केसेस फॉल्स हैं तो डिफ़ॉल्ट का कोई स्टेटमेंट नहीं तो कोई आउटपुट नहीं आएगी। डिफ़ॉल्ट के अंदर आएगा, नीचे कुछ लिखा ही नहीं हुआ तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। वो तो हमने कुछ लिखा हो तो प्रिंट कर देगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं करेगा, ठीक है, हमें कोई भी आउटपुट नज़र नहीं आएगी। अच्छा, तो ट्रू स्टेटमेंट कब चलनी? जब ये कंडीशन ट्रू है, फॉल्स होने पे उसने कोलन के बाद वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। और याद रखिएगा, इसको हम सिर्फ तब इस्तेमाल कर सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर को जब कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, मतलब एक ही स्टेटमेंट है, ट्रू में भी और फॉल्स में भी एक एक ही स्टेटमेंट है, ट्रू में भी और फॉल्स में भी एक एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो तब हमने इसको यूज़ करना। अगर एक से ज़्यादा है फिर आपको चाहिए कि इफ एल्स को यूज़ करें। तो इसको टर्नरी क्यों कहते हैं? क्योंकि तीन ऑपरेंड्स हैं। कौन कौन से? एक तो ऑपरेंड ये हो गया कंडीशन वाला, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स, यानी ये 0 होगा या 1। एक ये ऑपरेंड हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इसलिए इसके पास तीन ऑपरेंड्स थे, इसलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो कुछ MCQ आते हैं आपके सामने, उसके अंदर भी कोई मजीद नए कॉन्सेप्ट्स भी आपको मिलेंगे और डिस्कशन में आपको बताऊँगा। ये MCQs देखें।